भारत जैसे देश में अरबपति बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा करने का हौसला किसी किसी के पास ही होता है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ही शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से ये कामयाबी हासिल की है। जनवरी 1954 में मुंबई के मारवाड़ी परिवार में जन्म हुआ एक शख्स का नाम है राधा कृष्ण दमानी। बहुत से लोग शायद इनके बारे में जानते भी नहीं होंगे और हो सकता है जानते भी होंगे, जाने भी क्यों ना, क्योंकि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2020 में ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और आज भी ये भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है। ये इंडिया के सबसे रिच इन्वेस्टर भी हैं और डी मार्ट के फाउंडर भी हैं। जी हाँ, नोट कीजिएगा, दमानी जी को उनकी कामयाबी विरासत में नहीं बल्कि अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से मिली है। सफ़ेद पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनने वाले दमानी जी को लोग मिस्टर वाइट कहते हैं, शख्सियत से भी और बिजनेस में भी, जिनके चलते दुनिया इन पर भरोसा करती है। जब लॉकडाउन में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 32% घटी, तब भी अपनी कम कीमतों के लिए जाने जाने वाले डी-मार्ट को लॉकडाउन में खाने पीने की पैनिक वाइब्स का जबरदस्त फायदा हुआ। उनके पिता का नाम शिव कृष्ण दमानी था, जो कि स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर थे और उनका परिवार मुंबई के एक अपार्टमेंट में रहता था। दमानी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई में ही ली और कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में दाखिला तो लिया, लेकिन एक साल के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपना खुद का बॉल बेयरिंग का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि थे तो एक मारवाड़ी ही, करना तो उन्होंने बिजनेस ही था। अभी उनका बॉल बेयरिंग का बिजनेस ठीक से जमा भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और बॉल बेयरिंग का बिजनेस सेटअप नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन अपना बिजनेस छोड़कर अपने बड़े भाई के साथ स्टॉक ब्रोकर का काम करना पड़ा और अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। दलाल स्ट्रीट में राधा कृष्ण दमानी ने बोलने से ज़्यादा सुनना सीखा। ब्रोकर बने दमानी संभल कर और परख कर खेलते और उनके दांव सही पड़ते। स्टॉक ब्रोकर का काम करने के बाद उन्हें यह समझ आने लगा था कि कुछ बड़ा करने के लिए उन्हें सिर्फ एक ब्रोकर ही नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा। 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला निवेश किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सबसे बड़े इन्वेस्टर में जाना जाने लगा। उनकी जिंदगी में कामयाबी का फॉर्मूला एक ही था, रुको, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। वे बेयर कार्टेल के मुखिया मनु मानिक से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि मनु मानिक स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाया करते थे और उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां मनु मानिक के सिर्फ नाम से ही खौफ खाया करती थी, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत थी कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी कंपनी के शेयर बहुत ही कम समय में आसमान से नीचे पटक देते थे। दमानी जी भी शॉर्ट सेलिंग का हुनर सीखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मनु मानिक जी के साथ काम करके शॉर्ट सेलिंग करना सीखा। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम से पहले जब मार्केट तेजी से भाग रहा था, तो उन्होंने इस चीज को भांप लिया कि कंपनी के वीक फंडामेंटल होने के बावजूद अगर शेयर सोने के भाव पहुंच रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और उन्होंने उसी वक्त हर्षद मेहता के खरीदे हुए शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया और
अपने सहयोगी राकेश झुनझुनवाला को भी शॉर्ट सेलिंग करने की सलाह दी। राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता, उन्हें इंडिया का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। लेकिन वो भी दमानी जी को अपना गुरु मानते थे। हर्षद मेहता स्कैम के दौरान दमानी जी और उनके सहयोगियों ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन अपने एक इंटरव्यू में दमानी जी ने कहा था कि अगर हर्षद मेहता स्कैम 7 दिन और चलता तो वो बैंकरप्ट हो जाते। लेकिन स्कैम एक्सपोज हुआ और जिसका उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ। बाद में उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जोर दिया। इसके तहत अगर किसी अच्छी कंपनी का शेयर कम कीमतों में उपलब्ध होता है, वो उस पर इन्वेस्ट करते और पेशेंस के साथ कीमत बढ़ने का इंतज़ार करते। 1995 में उन्होंने HDFC बैंक पर सबसे पहले अपना भरोसा जताया और उस कंपनी के वे लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर में से एक हैं। इसके अलावा उन्होंने UST इंडस्ट्री लिमिटेड, द इंडिया सीमेंट लिमिटेड में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। 2001 में केतन पारिक के स्कैम में भी उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके काफ़ी मुनाफा कमाया था। लेकिन उनका दिमाग अपने अधूरे सपने को पूरा करने में लगा रहा। इसीलिए उन्होंने 1999 में स्टॉक से आए पैसे से अपना बाजार की एक फ्रेंचाइजी खरीद ली। वो अमेरिका की वॉलमार्ट से काफ़ी प्रभावित थे और इसीलिए इस बिज़नेस की ABCD सीखने के लिए वो कई बार अमेरिका गए और वॉलमार्ट की डिटेल थ्योरी को समझा, ताकि एवरीडे लो प्राइस और एवरीडे लो कॉस्ट को वो भी अपने बिजनेस में लागू कर सके। सारी ABCD सीखकर वो मुंबई लौटे और उन्होंने मुंबई के पवेली में 2002 में D-Mart का अपना पहला स्टोर खोला और उस वक्त उन्होंने धड़ाधड़ स्टोर खोलने की बजाय प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने और कॉस्ट को कम करने में ध्यान दिया। उन्होंने कुछ बड़े ब्रांड को छोड़कर D-Mart में सिर्फ अपने ही ब्रांड का सामान रखना शुरू किया, ताकि प्राइस को कंट्रोल में रखा जा सके। अपने FMGC वेंडर को दमानी जी 1 हफ्ते में पेमेंट कर देते थे और बदले में भारी डिस्काउंट लेते थे और इस डिस्काउंट का 90% वो अपने कस्टमर के लिए रखते थे, ताकि कस्टमर को कम से कम प्राइस में चीज़ें पहुंचा सकें। 2011 में D-Mart के सिर्फ 25 स्टोर थे और अब तक D-Mart के 284 यानी 284 स्टोर्स हैं। लॉकडाउन में जब सारे बिजनेस ठप हो गए थे, D-Mart अपनी कम कीमतों की वजह से तब भी मुनाफा कमा रहा था। D-Mart को लॉकडाउन में खाने पीने की पैनिक वाइब्स का जबरदस्त मुनाफा हुआ। आज भले ही वो खुद का अरबों का बिजनेस चलाते हैं, लेकिन आज भी वे एक इन्वेस्टर हैं और आज भी वे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ सीखा है। उनका सादगी भरा व्यक्तित्व लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।